हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल प्याल आपका फिर से स्वागत करता हूं प्याल क्लासेस में। आज हम अपना लास्ट टेस्ट करेंगे जो कि CHSL 2024 में 3 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। और इसके बाद हम सीधा स्टार्ट करेंगे अपना परसेंटेज। इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है, मतलब इसको स्टार्ट करने में, पर हम इसको एकदम बेसिक टू एडवांस लेकर जाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी अभी तैयारी स्टार्ट करी, यानी प्रिपरेशन अभी अभी स्टार्ट करी है अपनी, मान लीजिए उसको अभी मैथ्स का ABCD भी नहीं पता है, तो वो अपना ये हमारा है परसेंटेज वाला चैप्टर स्टार्ट कर सकता है हमारे साथ, क्योंकि इसके अंदर हम एकदम बेसिक से लेकर और एडवांस टिप्स दोनों देंगे। और शॉर्टकट ट्रिक्स तो पता ही है आपको, वो भी आपको उसके अंदर मिलेगी। तो आप हमें परसेंटेज में फॉलो कर सकते हैं अपना परसेंटेज सुधारने के लिए। मैं आपको बताऊं, परसेंटेज जो चैप्टर है ना, वो अर्थमेटिक का सबसे मेन चैप्टर है। अगर आपको परसेंटेज आता है तो आप बहुत अच्छे से अपना अर्थमेटिक अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि इसके कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो बहुत सारे चैप्टर्स में अप्लाई होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं उनसे क्या कहता है। When the number is divided by 5 and 2, it leaves a remainder 67. If the same number is divided by 32, then what will be the remainder? वो कहता है अगर मैं किसी नंबर को 512 से डिवाइड करता हूँ ना, तो उसका रिमाइंडर जो आता है ना 67 आता है। तो इससे आप क्या पता कर सकते हैं, मैं मान नहीं लेता हूँ कि भाई वो 512 ही था और उसको मैंने डिवाइड करा 512 से, तो कितना क्वेश्चन आएगा, एक, और रिमाइंडर मैं ऐड कर दूँ। मतलब अगर मान लीजिए, आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा, अगर मैं मान लूँ को नंबर था 512 प्लस 67, यानी रिमाइंडर ऐड कर दीजिए, तो कितना होगा, 579 ये नंबर होगा। अगर मैं 512 से डिवाइड करूँगा तो 512 माइनस होगा और 67 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने माना था, गेस करा था, तो अब देखते हैं वो क्या कहता है कि इसको 32 से डिवाइड कीजिए, यानी 579 को 32 से डिवाइड कीजिए, बताइए रिमाइंडर क्या आता है। चलिए करते हैं इसे डिवाइड। ये जाएगा 1 पर, यानी कि 32 है 259। अब इसको काटिए आप, इसको काटिए 8 पर, यानी कि 256, यानी कि 256 माइनस कीजिए इसमें से, तो कितना बचा, 3, यानी कि 3 हो गया रिमाइंडर। ऑप्शन नंबर डी। चलिए लगाइए और आगे बढ़ जाइए अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। वो कहता है टू स्टेशन T1 and T2 300 kilometer apart. A car starts from station T1 at 8 a.m. and moves towards station T2 at speed of 45 kilometer per hour. And at 10 a.m. another car starts from station 2 towards T1 and at a speed of 60 kilometer. Then the car will meet at. समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ये कहता है कि दो स्टेशन है T1 और T2, जिनकी दूरी ना आपको 300 किलोमीटर दी गई है। अब वो बोलता है, मान लीजिए मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ, कार ए है जो 8 बजे यहाँ से इस तरफ चलती है, और यहाँ से कार बी है जो यहाँ से इस तरफ चलती है 10 बजे, और इसकी स्पीड हमें दे रखी है 45 किलोमीटर पर आवर, इसकी दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। अब मैं आपको बताऊँ, इसके अंदर ना रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लगेगा, रिलेटिव स्पीड। इससे पहले हमने कभी रिलेटिव स्पीड की बात नहीं करी है, तो समझते रिलेटिव स्पीड क्या होती है। जैसे मैंने आपको बताया था बोट एंड स्ट्रीम में, कि जब इंसान पानी के साथ जाता है तो उन दोनों की जो स्पीड होती है ऐड हो जाती है, वाटर प्लस बोट की। और जब वो विपरीत जाता है पानी के, तो वाटर मतलब बोट माइनस वाटर हो जाती है, यानी कि दोनों की स्पीड माइनस हो जाती है। यही रिलेटिव स्पीड है, देख रहे हो। तो देखते हैं इसमें रिलेटिव स्पीड कैसे काम करता है। अब बताइए, आप और मैं इस कोने पे खड़े हैं, अब सिर्फ मैं आपके पास आऊँ, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, या हम दोनों एक साथ एक दूसरे की तरफ आए उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, या आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और मैं आपके पीछे पीछे आता जा रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगेगा। आप बोलेंगे कि सर टाइम उसमें ज़्यादा लगेगा जिसमें मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ और आप मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी स्पीड भी आगे जा रही है,
और मेरी स्पीड भी आगे जा, मतलब आप भी आगे जा रहे हैं और मैं भी आगे जा रहा हूँ, तो डिस्टेंस धीरे 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 बढ़ता रहेगा। अगर मेरी स्पीड आपसे ज़्यादा नहीं हुई ना, तो मैं आपको ज़िंदगी में कभी नहीं पकड़ पाऊँगा, समझ रहे हैं। पर अगर आप एक जगह खड़े रहते हैं और मैं आपकी तरफ आता हूँ, चाहे स्पीड कितनी कम हो मैं पकड़ लूँगा। पर सबसे जल्दी कब पकड़ूँगा, जब आप भी मेरी तरफ आ रहे हो और मैं भी आपकी तरफ जा रहा हूँ। तो समझ रहे, यही रिलेटिव स्पीड है। शायद आपको समझ आ गया होगा मैं क्या समझाना चाहता था। अब देखते हैं, वो कहते हैं कि वो, ये देखिए, वो कहता है कि 8 बजे इसने स्टार्ट करा यहाँ से चलना, तो 8 से 10 बजे तक देखिए कितने घंटे तक वो अकेला चला, 2 घंटे तक चला जी अकेला। और कितनी स्पीड से चला, 45 किलोमीटर पर आवर। आपको पता होगा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है टाइम इंटू स्पीड, वही लगाया मैंने यहाँ पर 90 किलोमीटर। यानी कि जब 10 बजे ना, तो ये 90 किलोमीटर यहाँ से चल चुका था और ये यहीं खड़ा था। तो बचा कितना, 210 किलोमीटर। यानी कि अब बचा यहाँ से 210 किलोमीटर। अब ये यहाँ से भी चलेगा और यहाँ से भी चलेगा। मान लीजिए कार ए यहाँ से भी चलेगी और कार बी वहाँ से 10 बजे यहाँ से भी चलेगी, तो दोनों जल्दी पहुँचेंगे, यानी दोनों की स्पीड बढ़, मतलब प्लस हो जाएगी। तो स्पीड कितनी है, 45 प्लस 60 कितनी हो गई, 105। आप बोलेंगे सर 105 स्पीड हो गई, पर हमें तो यहाँ टाइम निकालना है कि कितने बजे कार मिलेगी। कोई बात नहीं, आप देखिए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और रिलेटिव स्पीड है तो दोनों दोनों की स्पीड ऐड कर दी। तो डिस्टेंस कितना रिमेनिंग रहता था, क्योंकि 2 घंटे अकेला ये चल चुका था, तो यानी कि सर 210 रहता था। और ये दोनों चलेंगे तो 105 की स्पीड से चलेंगे और 2 पर काटेंगे, यानी कि 2 घंटे में मिल जाएंगे। पर अब आप बच्चे बताएं वहाँ क्या करेंगे, 8 से +2 कर देंगे और 10 AM आंसर लगा के आ जाएंगे, जो कि बिल्कुल रॉन्ग होगा। ये आंसर कभी नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि 2 घंटे तो चल चुका है वो, यानी कि 8 बजे चला था, 10 बजे तक तो चल चुका है अकेला, और यहाँ से उसने चलना स्टार्ट करा, यानी कि 10 बजे। हमने जो कैलकुलेट करा है ना, वो 10 बजे के बाद वाला कैलकुलेट करा है। तो 10 बजे के बाद कितना टाइम लग रहा है, 2 घंटे। यानी कि 10 AM में 2 घंटे कर देंगे तो आ जाएगा आपका 12 PM। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी लगाइए और आगे बढ़ जाइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हो क्या कहता है। द इंटरनल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द कार्डबोर्ड बॉक्स 6 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर respectively. How many boxes are needed to are needed are needed in which cubes whose volume is 2160 centimeter can be packed? अब वो कहता है मुझे ऐसे कितने क्यूब कार्डबोर्ड चाहिए, ये वाले, कि इनको मैं उस क्यूब के अंदर पैक कर सकूं। क्यूब आपको पता होगा 3D फिगर होती है जिसकी सारी साइड सेम होती है, यानी कि समझ रहे हो, ये कुछ ऐसी फिगर बनेगी इसकी। एक क्यूब होगा, उसके अंदर ऐसे क्यूबॉइड आएंगे। तो ऐसे कितने क्यूबॉइड होंगे जो इस क्यूब के वॉल्यूम के अंदर फिट हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था वॉल्यूम क्या होता है, कैपेसिटी, यानी कि इसकी कैपेसिटी है 2160 सेंटीमीटर। और कितने आएंगे उससे हम डिवाइड कर देते हैं, हर जैसे कि हम इसको डिवाइड, देखिए इसकी कैपेसिटी है इतनी, और सिंगल वाले की कैपेसिटी कितनी दी हुई है हमें, इतनी। अब आप बोलेंगे ये क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब, ये साइड होती है, ए होती है साइड, साइड का क्यूब। तो देख रहे हैं, यानी कि किसी साइड का क्यूब है। और अब हमें पता लगाना है कि इस इतने कितने क्यूबॉइड हैं जो इस क्यूब में फिट हो जाएंगे। तो सिंपल है, आप इसका, इसके वॉल्यूम को, यानी कि क्यूब के वॉल्यूम को क्यूबॉइड के वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, यानी 2160 को 6 × 12 × 10 से डिवाइड कर दीजिए। 0 से 0 गया, ये बचेगा 36 पर और ये जाएगा 3 पर, यानी कि 3 क्यूबॉइड ऐसे होंगे जो इस क्यूब के अंदर फिट आ जाएंगे। ऑप्शन बी लगाइए और आगे बढ़ जाइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है इफ़ अ सर्कल हु सेंटर इज, यानी कि सेंटर के जो है ना कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उसने, सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए हुए 2:3, टच द लाइन, लाइन की इक्वेशन दे रखी है हमें 4x + 3y - 7 = 0। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, इसमें रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है। अब इसका ना एक फॉर्मूला होता है, लिख लीजिएगा, जहाँ पर भी आप नोट्स बना रहे हो उसमें लिख लीजिएगा।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे अभी डायरेक्ट आ रखा है 2024 में, क्या पता 2025 में भी आ जाए, तो आपके काम आ जाएगा। ए x1 प्लस बी y1 माइनस सी अपॉन, ये मोड होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर ये मोड क्या होता है। मोड होता है, अगर मैं मोड के अंदर कोई माइनस वैल्यू भी लिख देता हूँ ना, तो जब मोड हटता है तो उसे प्लस कर देता है, यानी कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेता है, इसलिए मोड लगाते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, रेडियस कभी माइनस में हो सकता है? नहीं हो सकता, सर्कल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसका रेडियस माइनस में हो, इसलिए हमें मोड लगाना पड़ता है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक सेकेंड, अब मैं आपको बताता हूँ ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वाई। सी क्या होता है? कांस्टेंट। चलिए अपनी वैल्यू पुट कीजिए। 4x ये रहा, वाई ये रहा, x1 y1। तो डालिए इसकी वैल्यू, प्लस आपका 3 × 3 - 7 मोड अपॉन में अंडर रूट ए क्या है आपका, 4 का स्क्वायर आपका 60 और 3 का स्क्वायर 9। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। ये आपका आएगा 4 × 2 = 8, 3 × 3 = 9 -7 मोड, और ये आएगा √25। ये आपका आएगा ऊपर 10/5। इसको काटिए, 2 यूनिट आपका आंसर, यानी कि जो सर्कल था ना उसकी रेडियस 2 यूनिट थी। और अंडर रूट आपको समझ ही आ गया होगा, यानी कि 5 × 5 जो होता है वो क्यूब रूट स्क्वायर रूट हो जाता है, तो 5 बचता है। और इनको सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव का 10 आएगा और दोनों काट देंगे 2 आएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है इफ़ द रेडियस ऑफ अ स्फेयर इज डबल देन द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर बिकम्स हाउ मच टाइम द प्रीवियस वॉल्यूम। ये देखिए ना, बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। अगर किसी ने ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं कराया तो वो कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। जैसे जब मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट करी थी ना, तो मुझे ऐसा क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज कर देता था। अब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ जिस बच्चों से, क्योंकि बच्चे नहीं समझ पाते ये चीज़। तो ना मैं आपको इसको एक ना शॉर्टकट देता हूँ सॉल्व करने का। पहले चलो मैं आपको एकदम बेसिक से बताता हूँ ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्ड हो जाए, उसके बाद मैं इसका शॉर्टकट दूंगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया, 4/3πr³। अब मैं आपको बोलता हूँ, पहले ना इस क्यूब को आप ले लीजिए 1, मतलब क्यूब कह रहा हूँ, आर को ले लीजिए 1, क्योंकि यहाँ तो कुछ दे नहीं रखा, मैं कुछ भी मान सकता हूँ। 1 ले लीजिए, सिंपली काम आसान हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पर 1 लीजिए इसे, यानी कि 4 3 पाई को पाई रहने दीजिए, 1 का क्यूब 1। ठीक है, अब वो कह रहा है ये बढ़ जाता है कितना, डबल हो जाता है, यानी कि 1 का डबल कितना होता है 2। यानी कि R1 तो 1 था, पर जब ये बढ़ गया यानी बड़ा R बन गया तो 2 बन गया। तो लिखिए 4/3πr³। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 4/3πr³। ये 4/3πr³। आप ये देख रहे हैं, कुछ आपने नोटिस करा, ये तो कॉमन है, काटिए। क्या हुआ, 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। आप देख रहे कितना टाइम्स हो गई, 8 टाइम्स हो गई। बस यही आपका क्वेश्चन आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। बड़ा ही सीधा। अब जैसे कि अब आपको ये समझ आ गया कि ये वैल्यू निकली कैसे। अब मैं आपको बताता हूँ कि शॉर्टकट कैसे करना है। आपके एग्जाम में आपने पढ़ा, इफ द रेडियस ऑफ द स्फेयर इज डबल देन द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर बिकम्स हाउ मच टाइम द प्रीवियस वॉल्यूम। सिंपल है, आप 1 मानिए, आपको पता ही है यहाँ क्यूब होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। क्यूब डबल कीजिए, डबल का भी क्यूब कीजिए। 1 की वैल्यू 2 की वैल्यू 8, कितने हो गया 8 गुना, यानी कि 8 टाइम्स। बस सिंपली अपना ऑप्शन ए लगाइए और आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो कहता है मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ऋतिक डिक्रीज फ्रॉम 12,800 टू 11,712। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर। वो कह रहा है पहले ना ऋतिक इतना खर्चता था और फिर इतना खर्चने लग गया, बताइए उसके जो खर्च, यानी कि जो खर्चता था उसमें कितना परसेंट कमी आई है। चलिए पहले बहुत लंबी वैल्यू है, कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी, तो सीधा 4 से डिवाइड मारिए इसे। ये जाएगा 320, ये जाएगा 2, जगह 9, ये जाएगा 2 और ये जाएगा 8। फिर 4 से मारिए इसे, 8 पर जाएगा, ये जाएगा आपका 7 पर, और फिर 3 और ये 2। अब ये देखिए अब भी जा रहा है, यानी कि 2 पर जाएगा, ये 1 पर जाएगा, ये 8 पर जाएगा,
और ये 3 पर जाएगा। चलिए ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। अब ये देखिए इससे कितना कम है, ये इससे कितना कम है। अब आप बोलेंगे सर 17 कम है। कितने से कम हुआ? 200 से कम हुआ। कितना परसेंट हुआ? कितना परसेंट के लिए 100 लगाइए, काटिए 17/2 को काटिए 8.5% हुआ जी कम। ऑप्शन नंबर सी लगाइए। आगे बढ़ जाइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बस अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए आपको इसको डिवाइड करते रहना है 4 से, तो आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। यहाँ पर अगर मैं इसको यहीं पर करता तो ज़्यादा टाइम लगता, क्योंकि डिवाइड करना मुश्किल होता है जब आप परसेंटेज निकाल रहे हो। तो इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये कहता है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी कि एक ट्रायंगल बना लीजिए पहले। ये रहा हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर। एस टी आर पॉइंट्स ऑन पी क्यू एंड पी आर, यानी कि एस यहाँ पर और टी यहाँ पर रिस्पेक्टिवली, सच दैट एस टी जो पैरेलल है क्यू आर के, एस टी डिवाइड्स पी क्यू आर इंटू 2 इक्वल एरियाज। यानी कि अब मैं आपको बताता हूँ, इसने इस लाइन ने पता क्या करा, इस लाइन ने पता क्या करा, ये जो एरिया है ना, और ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, इन दोनों को ना इक्वल कर दिया। यानी कि मैं मान लेता हूँ अगर ये 1 है ना, तो ये भी 1 है। ठीक है, सिंपल बात हो गई, एरिया बांटा है उसने। ठीक है, अब देखिए अगर ये 1 है और ये 1 है तो टोटल कितना होगा, यानी कि इस पूरे का, देखिए जरा, इस पूरे का एरिया कितना हो जाएगा। आप बोलेंगे सर 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी कि ये वाला। अब इस वाले में आइएगा, आपने उधर समझ लिया, अब इस वाले में समझाता हूँ मैं आपको। ये काफ़ी ना कंसेप्चुअल चीज़ है ये, ऐसे नहीं आएगी। अब पूरे का एरिया 2 है, यानी कि मैंने आपको क्या बताया था, जब ये पैरेलल होते हैं ना तो ये इसको 1:2 में तोड़ता है। अब आप कहेंगे सर देखो, आपने बोला ना कि ये इसका पूरा एरिया तो 2 ही है, यानी कि पी क्यू आर का जो बेस है वो 2 ही है और पी एस टी का 1 ही है। यहाँ से हमें ड्राइव करा, ये दोनों अलग अलग। अगर मैं अगर मैं बोलूँ एस टी क्यू आर, क्वाड्रिलेटरल एस टी क्यू आर का एरिया कितना है, तब आप बोलेंगे 1। पर अगर मैं बोलूँगा आपसे कि ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया कितना है, तो आप बोलेंगे 2, क्योंकि दोनों मिला के है। ठीक है, और ये इनको स्प्लिट भी करता है ऐसे ही, तो आप बोलेंगे 2। याद होगा मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, अगर मान लीजिए दो साइड दे रखी हो, मैं एस टी और क्यू आर ही ले लेता हूँ मैं, इन दोनों का रेशो कितना है, 1:2, तो वो किसके बराबर होती है। अगर मैं इसका एरिया जो है ना, एरिया ऑफ पी एस टी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, इनका स्क्वायर कर दूंगा ना, तो इसके इक्वल आ जाएगा। पर स्क्वायर नहीं, मैं अंडर रूट कर देता हूँ, यानी कि 1/√1 आएगा, 1/2 आएगा, यानी कि ट्रायंगल पी एस टी और ट्रायंगल पी क्यू आर इसका रेशो है। तो यानी कि समझिए आप। अब जो इसकी ना वो साइड लीजिए जो रिस्पेक्टिव में पी एस और पी आर। पी एस कितनी है जी, 1 है जी। पी क्यू कितनी है जी, पी क्यू कितनी है जी, √2 है जी। अब आप बोलेंगे कि सर पी क्यू तो √2 है, ठीक है, और पी एस 1 है, हमें क्या क्या चाहिए, द रेशो चाहिए पी एस और क्यू एस का, यानी कि ये वाली निकालनी है। अब आप मुझे बताइए पी एस जब 1 है, पी एच जब 1 है और पूरी कितनी है, √2, अगर √2 में से मैं -1 कर दूंगा तो एस क्यू आ जाएगी। तो यानी कि ये आपका एस क्यू कितना आएगा, √2 - 1, और यही रेशो आपसे पूछा था, √1 रेशो √2 - 1, यानी कि ऑप्शन ए। ये काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। मैंने इस क्वेश्चन, अगर आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए ना कि हमने इतना जल्दी कैसे कर रहे हैं इसको, और इससे भी जल्दी कर सकते हैं अगर आपको ये सब याद होगा, तो आप इससे प्रीवियस वीडियो देखिए, उसके अंदर मैंने आपको ये वाला जो लॉजिक है ना कम से कम 2 बार समझाया है कि ये कैसे सॉल्व होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 600, a shopkeeper purchased it on two successive discount of 10% and 20%. He spent 68 on transportation and sold the article for 600. Find his total gain or loss percentage. समझते हैं।
अब आप बोलेंगे हमारी नज़र में सबसे पहली बार आया सक्सेसिव डिस्काउंट, ये क्या होता है? तो सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसका ना एक फॉर्मूला होता है सक्सेसिव डिस्काउंट, आप लिख लेना इसे। ये होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बाई 100। ए बी आपके दोनों डिस्काउंट दिए होते हैं जो सक्सेसिव होते हैं। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20/100, ये आएगा 30 माइनस 0 से 0 गए 2, यानी कि 28%। यानी कि इन दोनों डिस्काउंट की वैल्यू 28 आएगी। ये नहीं कि 10 और 20 अलग अलग है तो 30% कर देना, नहीं, सक्सेसिव लिखा हुआ है तो यानी कि ये एक के बाद एक लगेंगे, तो यानी कि टोटल 28% डिस्काउंट देंगे ये। ठीक है, अभी आप इसे समझिए, फिर मैं आपको एकदम बेसिक से भी समझाऊंगा। यानी कि 28%, 600 का 20, मान लीजिए 100 की चीज़ थी, 28% डिस्काउंट दिया तो कितना डिस्काउंट दिया? 28 दिया। बेचा कितने में? 100 माइनस, यानी कि 70, 100 माइनस 20 नहीं 72 में बेचा। ठीक है, 72 में बेचा। 600 की चीज़ थी, 600 की थी जी। ठीक है, पर हमने या 600, 100 की चीज़ थी, 72 में बेचा। 100 की नहीं थी जी, 600 की थी, कितने में बेचा? 72 में बेचा। 0 से 0 काटिए, 6 इंटू 72 होगा आपका ये 432। समझ रहे हैं? वो 432 में लेकर आया उस चीज़ को अपने पास, क्योंकि तो दूसरे से खरीद के लाया था, 432 में लेकर आया। 68 और ऐड करे उसने ट्रांसपोर्टेशन। भाई दुकान से घर भी तो लानी होती है चीज़, शॉप से घर पर भी तो लानी होती है, तो उसने 62 ऐड करे तो कितने की हो गई? 500 की। अब उसका जो सीपी है ना 500 हो गया भाई। मैं 432 में लेकर आया था, 68 मैंने अपनी जेब से लगाया, 500 रुपये की चीज़ हो गई। अब मेरे को ना ये किसी और को बेचनी है, ठीक है भाई मैं लेकर आया हूँ, तो मुझसे ले ले 600 रुपये में। अब जो भी बच्चा समझदार होगा ना, जिसने भी मेरी पुरानी क्लास देखी होगी, वो इतने में ही अपना आंसर समझ गया होगा कि 500 की चीज़ 600 में बेची तो 20% का प्रॉफिट। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे समझा? इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, पर आप भी समझ जाओगे। देखिए, 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5। यानी कि अगर 5 की कोई चीज़ है, या तो वो 4 में बिकेगी या 6 में बिकेगी। 4 में बिकेगी तो लॉस होगा, 6 में बिकेगी तो प्रॉफिट होगा। तो देखिए, बस यहाँ ज़ीरो लगा दीजिए, आपको क्या देगा? ये तो 600, 5 की जगह 500 की जगह 600 में बिक गई, यानी प्रॉफिट वाली बात है, यानी कि 20% प्रॉफिट। चलिए अब ऐसे करके दिखाता हूँ मैं आपको। 100 रुपये ज़्यादा में बिकी, कितने से ज़्यादा में बिकी? 500 से ज़्यादा में बिकी, कितने परसेंट बिकी? तो काट के से 0 गया, 100 को 5 से करें 20%, आंसर आपका। अब मैं बोल रहा था ना आपको सक्सेसिव कैसे लगा सकते हैं। सक्सेसिव एक तरीके से और लगा सकते हैं। 600 था, ये देखिए 600, 600 था। अब पहले आप उसको 10% डिस्काउंट दे दीजिए। ठीक है, चलिए आपको ऐसे समझ में आएगा, क्योंकि मेरे को पता है आप याद नहीं कर रहे हो फ्रैक्शनल वैल्यू। कोई नहीं, ठीक है, समझ में आया? ये तो समझ में आया ना कि भाई 90 की, 100 की चीज़ थी 90 में बेच रहा हूँ, 100 की चीज़ थी 80 में बेचूंगा। सक्सेसिव लग गया, 0 से 0 काटिए, गया 2 0 से 2 0 काटिए, 6 9 ज़ा 54 इंटू 8, ये आपका आएगा 432। देख रहे हैं, यहाँ पर पहुँच गए हम। पर आप सक्सेसिव लगाइए या ऐसे करिए, जैसे भी आपका मन है कीजिए, बस देखिए आपको टाइम किस वाले फॉर्मूले से सबसे कम लग रहा है, उसी को अप्लाई कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है जॉय कंप्लीट हिज स्कूल प्रोजेक्ट इन 15 days। भाई जॉय है ना जो लड़का, वो अपना काम 15 दिन में कर देता है जी। हाउ मैनी डेज विल टिम टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क इफ ही इज 20% मोर एफिशिएंट देन जॉय। टिम है ना, उसको कितना टाइम लगेगा, और जबकि इस काम को कर रहे हैं, और जबकि वो जो जॉय है ना, यानी कि उससे 25% ज़्यादा एफिशिएंट है। अब मैं आपको बता दूँ, 25% ज़्यादा एफिशिएंट है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/4। अब देखिए, जो चीज़ 4 होगी, उसमें से एक घटाएंगे तो 3 हो सकती है, एक बढ़ाएंगे तो 5 हो सकती है। किसी चीज़ से ज़्यादा जाते हैं तो प्रॉफिट होता है और प्लस में जाती है, कम होते तो माइनस होता है, लॉस होता है। तो आप देखिए कि क्या कह रहा है वो, मोर दिख रहा है, मोर ना कि लेस बोल रहा है, मोर बोल रहा है, यानी कि ज़्यादा। यानी कि जो टिम है ना, वो इससे 25% ज़्यादा है, यानी कि 5। अगर जॉय 5 है ना, सॉरी सॉरी, मतलब अगर जॉय 4 है ना, तो टिम 5 होगा जी, क्योंकि 25% ज़्यादा है टिम, 25% ज़्यादा एफिशिएंट है उससे टीम। तो अगर मैं बोलूँ कि एफिशिएंसी इनटू टोटल डेज कितना आता है, टोटल वर्क आ जाता है। तो देखते हैं एफिशिएंसी क्या थी 4 जॉय की, और टोटल डेज 15, यानी कितना हो गया 60 हो गया टोटल वर्क।
अब ये टोटल वर्क हमें कराना किससे है? टिम से। टिम की एफिशिएंसी क्या है? 5 है। 5 से डिवाइड कर दिए टोटल वर्क एफिशिएंसी, टोटल डेज आ जाएगा, यानी कि 5 जाएगा 12 डेज। टिम है उस काम को 12 दिन में ख़त्म कर देगा, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A retail fruit vendor buys a score of apples for 400 and retail them for 264 at a dozen. What was his loss and gain percent? A score equals to 20 नंबर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ये कहता है कि एक ना जो फ्रूट वेंडर है ना, उसने खुद किसी से खरीदा था, एक स्कोर खरीदा था 400 रुपये का। अब समझिए इसने क्या बोला, एक स्कोर में कितने एप्पल है? 20, यानी कि 20 एप्पल उसने कितने में खरीदे? बाय 20 एप्पल कितने में खरीदे? 400 में खरीदे जी। तो एक एप्पल कितने में खरीदा? 400/20 में। काटिए इसे, ये हो जाएगा 5, ओ ये हो जाएगा 20। हाँ, तो वो कितने का हो गया? 20 रुपये का। एक एप्पल 20 रुपये का। और बेचा उसने कितने में? बेचा उसने जी 1 दर्जन बेचे, यानी कि 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12 होते हैं। कितने में बेचे? सेल कितने में करे? 624 में। तो एक कितने में सेल करा? 264/12 में, यानी कि 22 में। अब बताइए, एक सेब वो लाया था 20 रुपये का और उसी सेब को उसने बेचा 22 रुपये में, तो कितना प्रॉफिट कमाया? अब फिर जो समझदार बच्चा होगा वो देखते ही समझ गया होगा। देखिए आपको दिख रहा है 20 का 10% क्या होता है? एक जीरो हटाई 2 और 2 ही प्लस कर दिया, यानी कि 20% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी। जो समझदार बच्चा होगा वैसे करके आगे निकल जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं करेगा। कोई बात नहीं, किसी को नहीं आता तो फिर भी समझा देते हैं। कितना ज़्यादा बेचा? 2 ज़्यादा बेचा। कितने से ज़्यादा बेचा? 20 से ज़्यादा बेचा। कितना परसेंट बेचा? 100। काटिए से, 2 से 2 गया, 2 0 से 0 गया, 2 से 2 गया, यानी कि 10% आपका आंसर। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द डिफीट कैंडिडेट सिक्योर्ड 42% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड एंड लॉस्ट द इलेक्शन बाय 2545800 वोट्स इफ 365500 votes were declared invalid and 30% did not cast their vote. What was the approximate number of people in electorate who did not cast their vote? क्वेश्चन बड़ा आसान है, बस आपको ये वैल्यूज़ देख के बड़ा खतरनाक लग रहा होगा, इतनी बड़ी बड़ी। कोई बात नहीं, मैं इसको समझाता हूँ। अब मान लीजिए आप कुछ नहीं, जैसे इसने क्वेश्चन ने बोला है वैसे ही हम चलते हैं। अब आप मान लीजिए कि भाई जो टोटल वैलिड वोट थे ना, वो थे 100%, यानी कि 100 ही मान लीजिए। और 100 का परसेंट आपको पता है, परसेंटेज के क्वेश्चन में हमेशा 100 मानिए। अब वो बोल रहा है 42% थे जो हारा, यानी कि उसके 42% आ गए। बचे कितने 100 में से? विन, ये लूज़र है और ये विनर, यानी कि 58 बचे। यानी विनर को 58 मिले होंगे और लूज़र को 42। तो विनर को कितने ज़्यादा वोट मिले इससे? अब आप बोलेंगे सर 16 ज़्यादा मिले। 16 ज़्यादा नहीं मिले। वो कितना कह रहा है? अपनी वैल्यू को उसकी वैल्यू से हमेशा कंपेयर कीजिए। 45800। अब ये देखिए 2545800 बाई 16 करेंगे और 100 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि टोटल वैलिड वोट निकालने हैं हमें। तो जब इसको आप काटेंगे ना, जब आप इसको 16 से काटेंगे ना, तो ये आपकी वैल्यू आएगी 159112.5। और जब आप इंटू 100 करेंगे तो एक ज़ीरो से पॉइंट हट जाएगा और एक इसके साथ लग जाएगा, यानी कि आपका ये बनेगा 15911250। अब आप देखिए टोटल वैलिड वोट्स आ चुके हैं। अब जो जो क्या कहते हैं इनवैलिड थे उन्हें भी ऐड कर दीजिए इनके अंदर, जो उसने बोला है 365563। अब आपसे प्लस की कर दीजिए, यानी कि 162765750। यानी कि ये आपके पता है कौन से वोट आ गए? ये वो वाले वोट आ गए जी। मतलब मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ जी, हम 100 लोग वोट डालने गए थे, 30 ने वोट नहीं डाला, बचे हुए में से 70 डाला, 70 गलत हो गए और बचे कितने? 60। अब ये पता कौन से वोट आ गए? ये 70 वोट आ गए जो डाले तो थे और उनमें से भी इनवैलिड हो गए थे, यानी कि ये थे डले हुए वोट। हमें क्या निकालना है? जो नहीं डले थे। अब ये देखिए डले हुए वोट कितना परसेंट है? ये डले वोट है ना जो जी, यानी कि वो कह रहा था 30% वोट नहीं डाला, तो डाला कितना होगा? और उसमें इनवैलिड हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने ऐड कर दिया है वो, यानी कि 70% जो वोट डाला है, क्योंकि उसने खुद बोला 30% नहीं डाला, तो बचा कितना? 70। और ये हमारे पास बचा हुआ ये 70। हमें क्या निकालना है? हमें जी वही निकालना है जो नहीं डाला।
70 की वैल्यू दे रखी है, 30 की निकालनी है। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, तो आपका आंसर आएगा, इसका अप्रोक्सीमेट में ही आंसर आएगा। आप इसको सॉल्व कीजिए, 16276 को डिवाइड कीजिए आप 7 से, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आपका आएगा 2325250। मैं आपको ढंग से लिख देता हूँ अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो। 2325250। अब 3 से इंटू कर दीजिए इसे, तो ये आपका आंसर आएगा 6975750। कितना अप्रोक्सीमेट आ रहा है? अब आप 6 मिलियन मत लगा दीजिएगा, यहाँ पर आंसर गलत हो जाएगा 6 मिलियन लगाते ही। क्यों? 6 से तो बहुत आगे है। किसके अप्रोक्स है? सबसे पास किससे? इस 7 मिलियन के सबसे पास है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, 7 मिलियन अप्रोक्स। लगाइए और आगे बढ़ जाइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 12th नंबर। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, यानी कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। ए बी सी इज अ सेकेंड। सेकेंड पता है ना आपको क्या होता है? देखिए, एक सर्कल से जब कोई लाइन टच करती है तो वो टेंजेंट कहलाती है। जब वही वैसी ही लाइन सर्कल को काट कर बाहर निकल जाती है तो वो सेकेंड कहलाती है, यानी कि सेकेंड होता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है। ए बी सी इज अ सेकेंड इंटरसेक्टिंग सर्कल एट ए एंड बी, एंड डी सी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट डी। इफ डी सी इज 12 एंड बी सी 6 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू। अब देखिए सेकेंड है, यानी कि ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है। उसने क्या बोला? ए एंड बी पर इंटरसेक्ट करता है, यानी कि ए एंड बी पर करता है, और सी भी है, ठीक है, यानी कि ए बी सी पूरा सेकेंड है। वो कहता है डी सी, यानी कि यहाँ पर एक हमारे पास टेंजेंट भी है जो है डी, ठीक है। अब वो कहता है इस डी सी की जो वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर। डी सी 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमें, और बी सी दे रखा है 6, यानी कि ये जो लेंथ है, सिर्फ ये वाली लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर। और हमें निकालना कौन सी लेंथ है? ए बी, यानी ये वाली लेंथ हमें निकालनी है। चलिए, इसका ना एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। टेंजेंट का स्क्वायर, मैं लिख ही देता हूँ, डी सी का स्क्वायर इक्वल होगा सी बी इंटू सी ए के, यानी कि पहले इतना हाफ पोर्शन जो सर्कल के बाहर है, फिर पूरी लाइन, ठीक है, और इसका स्क्वायर। डी सी हमारे पास क्या है? 12, इसका स्क्वायर कीजिए। सी बी क्या है? 6, और ए सी क्या है? अब मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, तो यानी कि 6 प्लस एक्स है जी, क्योंकि अगर ये 6 है और ये वाला हिस्सा एक्स है तो पूरी लाइन क्या होगी? 6 प्लस एक्स। तो सॉल्व कीजिए इसे, 144 6 इंटू 6 प्लस 6x, तो ये ऐसे आएगा 36 प्लस 6x। तो अब आप इसमें से क्या कहते हैं, आप 12 काटिए, इसमें 12 जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको ना ऐसे ही सॉल्व करता हूँ। ये देखिए, पहले 6 से काट देता हूँ इसे, यानी कि 44 बनेगा, 6 बचा, 6 प्लस एक्स बचा, 6 से काटिए, ये जाएगा आपका 12 और 4 पर बचा 6 प्लस एक्स। 6 वहाँ जाकर माइनस होगा, 24 माइनस 6 एक्स के बराबर आएगा, यानी कि 18 सेंटीमीटर। जो एक्स आ गया, यानी कि एक्स हमने क्या माना था? ए बी, ए बी आ गया आपका 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। लगाइए, और हमसे यही पूछा था, ए बी लगाइए और आगे बढ़ जाइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 13। क्या कहता है? एंड 8 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 99, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो हैं ये यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 9 7 5 6 4 3 2 1 5 4 5 7 6 3 2 1 0 और 5, कुछ भी हो सकता है। ये केस कुछ भी हो सकता है। ये कहता है जो इमेजिनरी नंबर, और ये जो नंबर है ना वो हमेशा 99 से डिवाइड होता है। अब आप 99 को स्प्लिट कीजिए, बड़े आसानी से दो में स्प्लिट हो जाएगा, 9 × 11। अब आपको पता होगा 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल कहता है वो क्या कहता है, यानी कि डिजिट का सम, यानी कि इन सब का सम होगा, वो 9 से डिवाइड होगा, तब ये नंबर 9 से डिवाइड होगा। और 11 का क्या कहता है? अब मैं आज आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताता हूँ।
अब मैं मान लो लिख देता हूँ 1 2 1 3 3 1, ये मैंने लिखा। तो हमें ये कैसे पता लगाना है, सबको पता है ये तो 11 का क्यूब है, पर मान लीजिए आपको पता लगाना है कि 11 से डिवाइड है ये नंबर या नहीं है। तो ना आप ना ऑल्टरनेट नंबर लीजिए, यानी कि यहाँ से ऑल्टरनेट नंबर, ये इनका सम कितना आएगा 4, और इनका ऑल्टरनेट नंबर, तो ये कितना आएगा 4। अब इन दोनों को माइनस कीजिए, या तो वो ज़ीरो आए या तो कोई 11 का मल्टीपल आए, तो आपका वो नंबर 11 से डिवाइड होता है। किसी दिन इस पर पूरी तरीके से बात करेंगे। 11 का मल्टीपल से, वो डिजिबल से बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, टीसीएस बहुत सारे क्वेश्चन पूछा था, पर एडिक्विटी नहीं पूछ रहा है, तो इसलिए इस पर बाद में बात करते हैं। तो कहता है वो जो 8 डिजिट का नंबर है ना, वो 99 से डिवाइड होता है। वो कहता है कि वो हमेशा किससे डिवाइड होगा। अब वो कहता है जब उस नंबर को हम शफल कर दें, यानी कि अब मैं इसको शफल कर दूँ, उल्टा लिख दूँ, कैसे भी लिख दूँ। देखिए अभी मैंने बताया ना 1 3 3 1, अब मैं इसको शफल कर देता हूँ, यानी कि 3 2 3 3 1 शफल कर दिया, मेरी मर्जी कैसे भी शफल करूँ। अब आप इसका लीजिए 3 3 कितना हो गया 6, और 1 1 2 यानी कि 4। ये तो ना तो ज़ीरो आ रहा है ना 11 का मल्टीपल, यानी कि देख रहे हो अब ये 11 से डिवाइड होना हो गया बंद। तो यानी कि शफल करने पर 11 से कभी डिवाइड नहीं होगा, पर 9 से तो होगा, क्योंकि सम थोड़ी बदलेगा। सम इनका पहले कितना था 6 + 2 8, अब भी कितना है 6 + 2 8, यानी कि सम तो हमेशा वही रहता है, चाहे आप उसको कितना भी आगे पीछे कर लीजिए। तो इसलिए वो नंबर होगा ना, वो हमेशा 9 से डिवाइड होगा, चाहे उसे शफल कर लीजिए आप 8 डिजिट के नंबर को। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है ए बी आर सेंटर ऑफ टू सर्कल ऑफ रेडियाई 32 centimeter and 8 centimeter respectively. CD is a direct common tangent to a circle. If the if the length of AB is 30 centimeter, then the length of CD will be. अब देखिए मैंने उस दिन आपको दो फॉर्मूला बताए थे, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का। ये क्या होता है, ये होता है जी d√d का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। और ये क्या होता है जी d का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। अब आप देख रहे हो यहाँ पर आपको ए बी दे रखा है, यानी कि सेंटर्स दे रखे हैं आपको दो सर्कल्स के। ये देखिए अब वो दो सेंटर दे रखे हैं, और इनके बीच की दूरी दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, ये आपको दे रखी है 30। और क्या कहते हैं रेडियस आपको दे रखा है, ठीक है। तो अब वो कह रहा है रेडियस भी दे रखा है, ये वाला बताओ टेंजेंट मुझे, ये जो इन दोनों के ऊपर से लग कैसे जा रहा होगा ना, वो वाला टेंजेंट बताना है मुझे। ठीक है, हमें फॉर्मूला तो पता ही है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ डी की जगह आएगा 30 का स्क्वायर माइनस R1 क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे R1 32, R2 है हमारा 8। तो 32 माइनस 8 का होल स्क्वायर, तो ये आपका क्या बचा √30 स्क्वायर माइनस 24 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ देख रहे हैं एक आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होती है ए प्लस बी, ए माइनस बी। आप इसी से लगाइए, स्क्वायर मत कीजिए। यानी कि अब आप अगर आप इसको करेंगे तो 30 + 24, 30 माइनस 24, तो 30 + 24 कितना हो गया 54। 30 माइनस 24 6, यानी कि 54 × 6, 54 × 6 कितना होता है 324। और 324 किसका क्यूब रूट होता है, ओ स्क्वायर रूट होता है, यानी कि 18 का। 18 × 18 होता है 324, यानी कि 18 सेंटीमीटर आ गई इस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ। ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व, और इसकी लेंथ है 18 सेंटीमीटर डायरेक्ट टेंजेंट, जो कि हमें आपको बताना था। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक ग्राफ का क्वेश्चन है। वो कहता है व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी एक्स एंड जेड। कंपनी एक्स और जेड के टोटल प्रोडक्शन का डिफरेंस बताइए। अब कुछ बच्चे कैसे पता है क्या कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले सबको प्लस करेंगे फिर दूसरे वाले को, पहले सबको प्लस करेंगे फिर दूसरे वाले को प्लस करेंगे, फिर जाकर उसका डिफरेंस निकालेंगे। नहीं, हमें ऐसे नहीं करना। मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं ना जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो आपका एक्स का है, यानी कि नहीं वो आपका जेड का है। ये वाला जेड, ये वाला जेड, ये वाला जेड है, ये भी जेड है, ये जेड है, और ये जेड है। क्योंकि जो नीचे जा रहा है आप देख लीजिएगा ग्राफ, शायद आपको पढ़ना आता हो तो आप समझ जाएंगे किसकी वैल्यू किसकी है, पर कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिए, हाईलाइट वाले जेड वाले। ये लीजिए आपको अब पता लग जाएगा कौन सा कौन है। तो चलिए अब अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं।
तो 141 में से अगर 128 माइनस कर दूँ तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 18। अब 192 में से 110 माइनस कर दूँ तो 82। 145 में से 102 माइनस कर दूँ 43। 130 में से 80 माइनस कर दूँ 50। 122 में से 109 माइनस कर दूँ, ये आपका आएगा 13। 170 में से 161 माइनस कर दूँ, आएगा 9। अब आप इन सबको प्लस कर लीजिए। 82 प्लस 18, ये आपका आएगा 100। 82 प्लस 18 100। 100 प्लस 43 143। 50 193 प्लस आपका आएगा ये 21, ये 50। 18 82 43 50 13 और 9, यानी कि ये आपका लगभग आ जाएगा 192 के आसपास। अप्रोक्सीमेशन आंसर देने सी लगाइए और आगे बढ़ जाइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब बस ड्राइवर मस्ट कंप्लीट अ 240 किलोमीटर ट्रिप इन 4 आवर्स, यानी कि उसको 240 किलोमीटर जाना है 4 घंटे के अंदर। इफ़ ही एवरेजेस 70 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट 3 आवर्स ऑफ हिज ट्रिप, हाउ फास्ट मस्ट ही ट्रेवल इन द लास्ट फाइनल आवर। तो देखते हैं, जब उसको 240 किलोमीटर जाना है 4 घंटे के अंदर, वो क्या कहता है कि भाई 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ना मैं 3 घंटे चला गया, यानी डिस्टेंस निकालिए कितना चला गया होगा 7, यानी कि स्पीड इंटू टाइम। ओ हाँ, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है 70 किलोमीटर पर आवर और टाइम क्या है 3 आवर, यानी कि 210 किलोमीटर चला गया। बचा कितना 30 किलोमीटर। कितने घंटे बचे उसके पास, 1 घंटा लेफ्ट है, तो 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाएगा, कितना बचेगा 30 किलोमीटर पर आवर। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, एकदम जीडी लेवल का। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो कहता है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट हु गेट 78% ऑफ वोट्स इज इलेक्टेड बाय द मेजोरिटी ऑफ 448 वोट्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। अब मान लीजिए एक इलेक्शन में ना 100 वोट पड़ी, जीतने वाला 78 ले गया, बचा कितना लेके जाएगा 22। ठीक है, अब वो कह रहा है ये इससे कितना जीता, 77 में से 20 गया 56 की जीता। नहीं 56 नहीं जीता, आप कंपेयर कीजिए, ये जीता 448 से। अब ये तो समझ आ गया ना ये मैंने क्यों करा है, क्योंकि परसेंटेज में 100 मानिए और सिंपली सॉल्व कीजिए। तो 1 की वैल्यू क्या आएगी 448/56, और ये कितने पे जाएगा 8 पर, यानी 1 की वैल्यू 8 है तो 100 की कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए 800, यानी टोटल 800 वोट डली थी उस इलेक्शन में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है विच अमंग द रेशो इज ग्रेटेस्ट, यानी कि इसको पहले मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ 3/4, 5/8, 1/2, 6/9। चलिए अब इसमें बताना है सबसे बड़ी रेशो कौन सी है। अब इसमें ना आप कुछ नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ। आप ना एक दूसरे का ना क्रॉस मल्टीप्लाई करते चलिए और बताता हूँ मैं कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए 4 5 ज़ा 20, 4 8 ज़ा 24, बड़ा कौन सा नंबर है 24, यानी कि ये फ्रैक्शन बड़ी है। ये यहाँ से फाइट जीता और यहाँ आ गया। अब इन दोनों की फाइट कराइए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 6 ज़ा 12, 9 1 ज़ा 9। इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है 12 बड़ी है, यहाँ से ये फाइट जीता, इसे आगे लेके आइए। ठीक है, अब इन दोनों की भी फाइट करा के देख लेते हैं। 8 1 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, कौन जीता 5/8, ले आते हैं इसे भी। अब इससे तो ये पहले जीत ही चुका है ना, तो इससे इससे फाइट कराते हैं। 9 5 ज़ा 45, 5 6 8 ज़ा 48, बड़ा कौन सा ये वाला, इसको आगे ले आइए। चलिए अब इन लास्ट फाइनल फाइट होगी, हमें पता लग जाएगा कौन किससे बड़ा है। 6 4 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, कौन सा नंबर बड़ा है 27, 3/4। 3/4 जो है ना रेशो सबसे ग्रेटेस्ट है। और सबसे लीस्ट कौन सा है, अभी आपको पता होना चाहिए सबसे लीस्ट कौन सा है इसमें, वो है 5/8 सबसे लीस्ट, क्योंकि सबसे हारा है ये। तो 3/4 ऑप्शन बी लगाइए, आगे बढ़ जाइए अपने 19 क्वेश्चन में। देखते हैं क्या कहता है।
What is the percentage of people using all type of transportation in Pune to the total number of people using all type of transportation in all city? वो कहता है सारे ट्रांसपोर्टेशन पुणे में यूज़ करे जाते हैं, वो सारे ट्रांसपोर्टेशन सारी सिटीज़ में यूज़ करे जाने की कितना परसेंट है। पहले सिर्फ पुणे का निकालते हैं, 2 3 4 यानी कि 9। पुणे में कितने यूज़ होते हैं जी? 9 होते हैं। और सब में कितने यूज़ होते हैं, चलिए निकालते हैं। पुणे का तो पता चल गया 9 है। नासिक का कितना है? ये है आपका 4.7, ये 9। नासिक का भी 9 है। नागपुर का कितना है? नागपुर का है जी 10.5। और नहीं 10 नहीं, 8.5 है, क्योंकि ये 3.5 है। और मुंबई का कितना है? ये है आपका 12.5। अब इन सबको प्लस कीजिए, ये आ जाएगा 21, हो जाएगा 18। 21 39, यानी कि सारी सिटीज़ में 39 यूज़ होता है, पुणे में 9 होता है। तो बताइए कितना परसेंट यूज़ होता है? कितना परसेंट यूज़ होता है पुणे में? कितने में से यूज़ होता है? 39 में से। तो कितना परसेंट यूज़ होगा? 100। 900/39, 100/13। अब काटिए। ये सही करा क्या मैंने? सॉरी 300/13। ये जाएगा 2 से, ये 26 बचा 40, और जाएगा 3 से, यानी 39 बचा 1 पॉइंट लगेगा। अब देखिए 23 हमारे पास आ गया। क्या ऑप्शन में 23 है कहीं पे आगे? जी है, ऑप्शन ए। 0.8 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन ए लगाइए, टाइम बचाइए एग्जाम में और आगे बढ़ जाइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है द हाइट ऑफ 2 कोन्स आर इन द रेशो, यानी कि 2 कोन है, C1 एंड C2 नाम दे देता हूँ। हाइट का रेशो दे रखा है 5:3, एंड रेडियाई का जो रेशो दे रखा है वो है 6:5। फाइंड द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। अब जैसा कि मैंने आपको स्फेयर का बताया था, वैसे भी कर सकते हैं, पर चलिए मैं आपको उसको बेसिक से करके दिखाता हूँ। आपका कोन्स का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 2 क्योंकि ये दोनों दो दे रखे हैं, इनका रेशो निकालना है। तो 1/3 से 1/3 कटा, पाई से पाई कटा। अब R1 का ना स्क्वायर कर दीजिए 36, और H1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी कि 5। R2 का स्क्वायर कर दीजिए यानी कि 25, और H2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3। अब काटिए इसे, ये जाएगा 5 पर और ये जाएगा 12 पर। तो 12/5 यानी कि 12:5, ये आपका आंसर है। यही इनके वॉल्यूम्स का रेशियो है, यानी कि ऑप्शन नंबर C 12:5। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है वट देयर वॉज अ कंटिन्यूस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कार विच टाइप ड्यूरिंग द पीरियड 2016 to 2020। यानी कि ऐसी कौन सी कार है जिसका प्रोडक्शन हर साल बढ़ता गया है, कम नहीं हुआ? तो देखिए चेक करते हैं। 30 से 23 हो गया, ख़त्म, यानी कि ए तो हो ही नहीं सकता। 16 से 10 हो गया, ख़त्म, बी भी नहीं हो सकता। डी चेक करते हैं। 31 से 12 हो गया, ख़त्म, नहीं हो सकता। अब देखिए जो सी वाला है वो क्या करता है? 15 बनाता है, 18 बनाता है, फिर 19 बनाता है, फिर 25 और 30, हमेशा इंक्रीज दिखा रहा है हर साल में। तो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। बड़ा आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ 2400 ड्यू इन 4 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब वो आपको SI का फॉर्मूला तो पता ही होगा, P/R/T/100। तो कोई नहीं, जिसको नहीं आता, जिसको मैथ्स के बारे में कुछ नहीं पता, आप सिंपल वैल्यू पुट कीजिए इसके अंदर। अब मान लीजिए हमें तो पता ही नहीं, हमें SI दे रखा है। SI, चलो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे करना है, ऐसे भी नहीं करते। अब मान लीजिए मैं आपको 100 रुपये देता हूँ, लेट करना है 100 रुपये, परसेंटेज है देखा, इसलिए मैं सबसे पहला चैप्टर परसेंटेज कराऊंगा, क्योंकि परसेंटेज बहुत काम आता है अर्थमेटिक में। मैं 100 मान लेता हूँ। अब मैं बोलता हूँ भाई 100 रुपये मैंने तुझे दिए, तो हर साल मुझे ना 5% देगा, यानी कि हर साल कितने देगा तू? 5 रुपये देगा, क्योंकि 100 का 5%, 5 कितने साल तक देगा भाई? 4 साल तक देगा, यानी कितने रुपये देगा तू मुझे? 20 रुपये देगा। ठीक है, यानी कि मैंने तुझे 100 रुपये तो दिए, और ले कितने रहा हूँ तुझसे? 120। अब वो यही कह रहा है कि भाई मैं 120 दिए थे, 2400 रुपये एंड मतलब जब उसको, जिस बंदे को पैसे देने थे ना, उसको 2400 रुपये देने थे। अब वो पूछ रहा है कि दिए कितने थे मैंने? हमने 100 दिए थे, 120 बने, 120 नहीं 2400 बने, यानी कि 20 से मल्टीप्लाई हो गया।
तो हमारा प्रिंसिपल भी 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2000। खत्म। ऑप्शन नंबर बी लगाइए, आगे बढ़ जाइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अच्छा क्वेश्चन है, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, कोसेक कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस सेक थीटा। अब मैं इसको पता है कैसे सॉल्व करूँगा, मैं एक साथ सॉल्व नहीं करूँगा, मैं अलग अलग सॉल्व करूँगा, टाइम बचेगा, कन्फ्यूजन कम होगी एग्जाम के अंदर। तो कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉस बाय साइन, टेन की साइन बाय कॉस। अब ये आपको पता होगा ना, चलिए नहीं पता तो मैं अब आपको बता देता हूँ। साइन की होती है, कॉस की होती है, टेन की होती है, ठीक है। इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक की वैल्यू क्या होगी, वन बाय साइन। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो सेक की वैल्यू क्या होगी, वन बाय कॉस। टेन क्या होता है, टेन होता है जी सेक साइन इंटू कॉस, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। कॉट क्या होगा जी, कॉस इंटू कॉस बाय साइन, ठीक है। ये आप नोट कर लेना है कहीं पर, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ फिलहाल के लिए, एक बार क्वेश्चन हो जाए फिर मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखिए अब इसका एलसीएम लीजिए, ये बचेगा साइन कॉस, ये बचेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, क्योंकि इनका एलसीएम लेंगे तो एस सी आएगा, एस से एस कटेगा, एस से एक्स एस कटेगा, और सी से मल्टीप्लाई होगा तो सी स्क्वायर, और फिर सी से सी कटेगा और एस एस से मल्टीप्लाई होगा। तो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, कन्फ्यूजन होना, ये कॉस है और ये साइन है, तो यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस इंटू साइन। अब इसको सॉल्व करते हैं। कॉस की वैल्यू क्या देखी थी, उल्टा होता है साइन का, तो वन बाय साइन, साइन की साइन ही रहती है। अब इनका भी एलसीएम ले लेंगे तो आएगा ये साइन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे। ये कॉस किसका उल्टा होता है, कॉस कॉस ही होता है, कॉस कॉस ही है। माइनस सेक किसका होता है, कॉस का होता है, उल्टा कर देंगे, एलसीएम लेंगे, कॉस बनेगा, ये आ जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। अब देखिए इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई एस सी इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई एस, यानी कि साइन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन बाई कॉस थीटा, लिख देता हूँ मैं। देखिए आपको एक प्रॉपर्टी में बता देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है वन। अब मैं ऐसे करूँ, साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा। अब मैं साइन कॉस की वैल्यू निकाल लेता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप बोलेंगे देखो सर ये वाला मुझे दिख रहा है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है यहाँ पर, तो इसे कॉस स्क्वायर बना देते हैं। और आप बोलेंगे सर ये भी दिख रहा है मेरे को यहाँ पर, तो इसे वन बना देते हैं, क्योंकि इक्वल्स टू वन है, वन बाई एस सी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ साइन स्क्वायर साइन थीटा तो है ही, और इंटू करेंगे। अब आप बोलेंगे कि सर मुझे दिख तो रहा है पर रिवर्स दिख रहा है, यानी कि, तो मैं बताता हूँ इसे कैसे करते हैं। ये देखिए कॉस यहाँ पर प्लस में या माइनस में, यहाँ मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो साइन को भी माइनस देना पड़ेगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। अब काटते हैं, देखिए दो कॉस हैं, पहले स्क्वायर से एक कॉस काटिए, फिर कॉस से कॉस काटिए, फिर साइन है, दो साइन है, एक साइन से एक स्क्वायर काटिए, दूसरे साइन से साइन काटिए, बचा क्या माइनस, और बचा क्या वन। आपका ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन था, अगर किसी को समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं एक डेडिकेटेड शॉर्ट बना दूंगा इसके ऊपर, ताकि आपको 30 सेकंड के अंदर इसको रिवाइज करने का मौका मिल जाए, और आप उसे सेव भी कर सकते हैं, ताकि कभी भी आपको ये रिवाइज करना हो तो बस आपको वो शॉर्ट देखना पड़ेगा और आपको रिवाइज हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर। पाई चार्ट है, वो कहता है टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड वोट्स, यानी कि इन सबकी वैल्यू है ना 720 है। अभी जो ये क्या कहते हैं डिग्री वाला आता है ना, तो उसको कैसे करते हैं, डिग्री थीटा यानी कि एंगल बाय 360 इंटू जो अमाउंट अमाउंट हो गया, या जो भी उन्होंने वैल्यू दे रखी होती है उसको करते हैं, ठीक है। वो कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ द वोट्स ऑब्टेन बाय द एनी कैंडिडेट। अब बताइए जिसका एंगल सबसे ज़्यादा छोटा होगा, शॉर्ट होगा, या बोल लीजिए सबसे ज़्यादा मिनिमम होगा जिसका एंगल, वही तो सबसे ज़्यादा कम वोट लेगा। तो देखिए कितने कितने एंगल, 80 है, 100 है, 120 है, 60 है, यानी कि 60, यानी कि यसीन जो है ना वो सबसे कम वोट लेगा, तो उसकी वैल्यू पूछिए। तो इसमें पुट कीजिए थीटा क्या है 60 बाय 360 अपॉन में होल वैल्यू क्या है 720। अब काटिए, जीरो से जीरो गया 1/6, और ये कब आता है 1 120 पर।
यानी कि 120 वोट मिली होगी उसे, और सबसे कम वोट 120 ही है। तो चलिए बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चन पर। आज की वीडियो ज़्यादा छोटी बनी है, कोई बात नहीं, क्योंकि हमने 3 सेट पहले कर चुके हैं, ये हमारा चौथा सेट था, तो बनता है हमें इतना फास्ट करना, क्योंकि जो रेगुलर फॉलो कर रहा होगा उसे जितना मैंने अभी तक बताया उसमें से 90% तो पता ही होगा, क्योंकि हमने पुराने 3 सेट में भी मैक्सिमम सेम चीज़ें करी थी। तो देखते हैं क्या कहता है। द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन 5x प्लस 12x इक्वल्स टू 60 इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस। अब देखिए, अब मैं बोलता हूँ, मान लीजिए ये 5x प्लस 12y इक्वल्स टू 60। अब मैं कहता हूँ कि ना एक्स पर इंटरसेप्ट करता है, यानी कि मान लीजिए ये है एक ग्राफ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई नेगेटिव, ठीक है। वो कहता है एक्स पर इंटरसेप्ट करता है, यानी कि वो ऐसे करेगा, वाई पर नहीं करेगा। तो इस केस के लिए हमें पता क्या करना पड़ेगा, वाई को 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि वाई की वैल्यू है नहीं, एक्स की वैल्यू है। तो अगर हम यहाँ पर वाई को 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 5x इक्वल्स टू 60, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 12, यानी कि यहाँ से हमारा इंटरसेप्टर क्या आएगा 12-0, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि आप उसको ना एक्स पर मतलब वाई पर इंटरसेप्ट करा दीजिए, यानी कि वो ऐसे करेगा, ये एक्स है, ये एक्स डैश, वाई है, वाई डैश, यानी कि ये यहाँ करेगा। ये कौन सी मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी 0। अब यहाँ पर इस केस के लिए ना मैं आपको दूसरे कलर से दूसरा केस बना देता हूँ। ये देखिए, एस डैश एस एक्स वाई वाई डैश, यानी कि वैसे करेगा, तो यानी कि एक्स 0 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर ना एक्स को 0 पुट कीजिए, एक्स 0, ये वाई 12y 60। अब 0 हो गया, 12x इक्वल्स टू 60, वाई क्या आएगा आपका 5, यानी कि इसके अंदर क्या होगा ये। अब आप देखिए, अब आपको 2 पॉइंट मिल गए ये, ठीक है, ये 2 पॉइंट है। अब वो पूछ रहा है लेंथ पूछिए इन दोनों के बीच की, ठीक है। लेंथ, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपके लिए एक पेज और ऐड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये दो हमें दे रखे हैं पॉइंट, यानी कि 12 0 और 0 5, ये है। ये देखिए, जो x1 है और y1 है वो है 12 0 0 5, और x2 है, y2 है, वो है आपका 0 5। अब इस फॉर्मूले में पुट कीजिए वैल्यू, x2 क्या है 0, y क्या है 12 होल स्क्वायर कीजिए, y2 क्या है 5, y1 क्या है 0 स्क्वायर कीजिए। अब देखिए माइनस का होगा, तो जब किसी माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, यानी कि 144 प्लस 25, तो कितना हो गया 169। 169 बच्चे को पता होगा किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का, यानी कि उसका जो डिस्टेंस आ गया होगा 13। किस में दे रखा है, नहीं दे रखा, यानी कि यूनिट नहीं दे रखा, मैं 13 यूनिट मान लेता हूँ, 13 यूनिट। आपका ऑप्शन नंबर बी। ये आपका सेट ख़त्म होता है। कमेंट में अपना स्कोर बताइए, आपने 25 क्वेश्चंस के अंदर कितना स्कोर करा। हमने टोटल 4 सेट कराए थे, उसमें से आपको कितनी हेल्प मिली ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। कोई नया टॉपिक चाहते हैं डिस्कस किया जाए, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, या कोई इम्प्रूवमेंट कराना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और ये शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों से जो आने वाले CHSL का एग्ज़ाम देने वाले हैं, यानी कि 2025 का। अभी CHSL का एग्ज़ाम ऑन गोइंग है, तो ये आप अपने उस दोस्त को भेज सकते हैं जिसके एग्ज़ाम में 2 या 3 दिन रहते हैं, ताकि वो देख सके कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या स्ट्रेटेजी रहेगी क्वेश्चन को फास्ट एंड एफिशिएंटली अटेम्प्ट करने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छी लगे तो अपने प्रिपरेशन वाले दोस्तों को भेजिए जो CHSL या फिर CGL की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।